चुनावी माहौल में वार पलटवार के बीच पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम को भाषा पर संयम बरतने की नसीहत दे डाली। मनमोहन सिंह ने अपनी तुलना नरेंद्र मोदी से करते हुए पीएम पर दूसरी पार्टियों की सरकार वाले राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा दिया और पीएम की भाषा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब फेबल्स ऑफ फ्रैक्चर्ड टाइम्स के लॉन्च पर पहुंचे मनमोहन सिंह ने एक सवाल के जवाब में चुनाव प्रचार के दौरान भाषा के गिरते स्तर का जिक्र किया और पीएम को अपने पद की गरिमा बनाए रखने की सलाह दे डाली। The Prime Minister, when he goes to states which are ruled by parties other than to which he belongs, I think has an obligation not to use language of the type which has now become common practice. जिसके बाद बीजेपी ने बिना देर किए मनमोहन सिंह पर पलटवार किया। बेहतर होता कि यही सलाह वो जिस वक्त वो प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की उस वक्त की प्रेसिडेंट सुपर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में थी, उस वक्त ये सलाह देते हो। इतना ही नहीं, बीजेपी ने यूपीए सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी तंज कसा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान सरकार की पीओके में बढ़ते दखल का विरोध किया और इस दौरान सड़कों पर उतरकर हजारों लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का ये मार्च मुजफ्फराबाद की कई सड़कों से गुजरा, जिस वजह से सड़कों पर जाम लग गया। बताया गया कि पाकिस्तान सरकार की दखल अंदाजी की वजह से पीओके के लोगों में नाराजगी है और इसी वजह से वहां के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार बनाने में केंद्र के हस्तक्षेप की बात से पलटते हुए कहा कि केंद्र ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली से हस्तक्षेप होता तो वो उसकी बात सुनते। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर वो दिल्ली की तरफ देखते तो उन्हें सज्जाद लोन की सरकार बनानी पड़ती और वो इतिहास में बेईमान आदमी के तौर पर जाने जाते। और फिर एक बार क्लियर कर दूं कि दिल्ली की तरफ देखता तो लोन की सरकार मुझको बनाना पड़ती और मैं इतिहास में एक बेईमान आदमी के तौर पे जाता। लिहाजा मैंने उस मामले को ही खत्म कर दिया। आप जो गाली देंगे देंगे, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूं कि मैंने ठीक काम किया। तो राज्यपाल का प्रेरोगेटिव है, उसका जो है संवैधानिक अधिकार है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आरोप है कि इस गिरोह के लोग मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में नवजातों की तस्करी करते थे, जिसकी जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश पुलिस ने जाल बिछाकर एक आरोपी को बच्चे का सौदा करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर हैं, उनको साथ में एक दंपत्ति बनाकर भेजा और जब उसने बच्चा उनको बेच दिया और पैसे ले लिए, उसके बाद फिर हमने धरपकड़ कर वहाँ पर दबिश देकर उनको अरेस्ट किया। बच्चों की तस्करी करने वाले इस गिरोह में एक अस्पताल के भी शामिल होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि इस अस्पताल में बच्चे के जन्म के वक्त माता पिता की जगह उसको खरीदने वालों के नाम लिख दिए जाते थे और 15,000 से 2 लाख रुपए लेकर नवजात का सौदा कर दिया जाता था। हालांकि पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड डॉक्टर राजू और उसके एक साथी समेत करीब 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने बच्चा खरीदने वाले परिवार की भी पहचान करने का दावा किया और ऐसे कुछ परिवारों को पकड़ने का भी दावा किया जिनको खरीदे गए बच्चों के साथ अलीराजपुर के अस्पताल में रखा गया है। हालांकि पकड़ी गई महिलाओं ने बच्चों को लौटाने से इनकार कर दिया। माँ का दुख क्या होता है, तुम भी औलाद वाले होंगे, तुमको खबर है कि औलाद का दुख क्या होता है। तस्करों के जरिए बच्चा खरीदने वाले परिवार पकड़े जाने के बाद अपनी करनी पर पछता रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रशासन से खरीदे गए बच्चों को उनके पास ही रहने देने की भी गुहार लगाई। मेरे बेटा एक का है, उसके घर औलाद नहीं है तो मैंने ये लिया है। मेरे को नहीं खबर थी कि मैं ऐसे लफड़े में पड़ जाऊंगी ना कि मैं नहीं लेती। पुलिस ने अब तक तस्करों के जरिए बेचे गए 13 बच्चों के बारे में जानकारी जुटाकर उनको बरामद करने का दावा किया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के जंगल में लगी आग ने करीब 50,000 एकड़ लंबे चौड़े इलाके को जलाकर बर्बाद कर दिया। इस आग की वजह से जंगल में बनी कई इमारतें भी जल गईं। यही नहीं, उन इमारतों के पास खड़ी बहुत सी गाड़ियां भी आग की चपेट में आने के बाद जलकर कबाड़ में बदल गईं। जंगल के करीब 60 किलोमीटर लंबे चौड़े इलाके में लगी आग ने भयंकर तबाही मचाई, जिससे कंगारू जैसे जानवरों को भी वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा।
यही नहीं, उन इमारतों के पास खड़ी बहुत सी गाड़ियां भी आग की चपेट में आने के बाद जलकर कबाड़ में बदल गई। जंगल के करीब 60 किलोमीटर लंबे चौड़े इलाके में लगी आग ने भयंकर तबाही मचाई, जिससे कंगारू जैसे जानवरों को भी वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। बड़ी बात ये है कि ये आग जंगल में किसी एक जगह नहीं लगी, बल्कि एक साथ कई इलाकों में लगी है। There are currently 40 wildfires that are happening right across Queensland as we speak. क्वींसलैंड की सरकार ने आग बुझाने के लिए आसपास के राज्यों से भी मदद मांगी है। फिलहाल आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 40 अलग अलग टीमों को जंगल में तैनात किया गया है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। पहली बार आग बुझाने के लिए बोइंग 737 जैसे भारी विमान का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि ऐसी तमाम कोशिशों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हुए मिर्ची अटैक को 10 दिन भी नहीं गुजरे थे कि सीएम हाउस से इमरान नाम के एक आदमी को जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि केजरीवाल से मिलने जा रहे एक आदमी को सीएम हाउस में जिंदा कारतूस के साथ अरेस्ट किया गया। इस आदमी का नाम इमरान बताया गया और जानकारी मिली कि वो करोल बाग की एक मस्जिद का केयरटेकर है। जब सर्च किया तो एक शख्स के पास उनके पॉकेट में एक कार्ट्रिज .32 का लाइव कार्ट्रिज मिला था। इस घटना के बाद सीएम हाउस में हलचल बढ़ गई। बाहर से आने वाले लोगों की तलाश को और सख्त कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि चेकिंग के दौरान ही आरोपी इमरान के पास से जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। इमरान नाम का शख्स जो एक केयरटेकर है करोल बाग की मस्जिद में, वो भी यहाँ पर पहुँचा था और उसकी जब यहाँ पर चेकिंग की गई, इसी तरह से रोजाना की तरह यहाँ पर चेकिंग हो रही थी और चेकिंग के दौरान उसके पास से एक .32 बोर का जो है MM का एक कारतूस मिला। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी इमरान के खिलाफ केस दर्ज करने की जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि आरोपी इमरान 10 से 12 लोगों के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनके घर पहुंचा था और ये सभी लोग दिल्ली वक्फ बोर्ड से वेतन बढ़ाने की मांग का प्रस्ताव लेकर सीएम के पास पहुंचे। लेकिन सीएम हाउस में चेकिंग के दौरान आरोपी इमरान के पास से .32 mm का जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि आरोपी इमरान ने ये कारतूस अपने वॉलेट में रखा हुआ था। हालांकि इमरान की दलील है कि उसे ये कारतूस मस्जिद में एक डोनेशन बॉक्स से मिला था, जिसे उसने बाद में अपने वॉलेट में रख लिया था और पुलिस को भी तब इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी। आरोपी इमरान का दावा है कि सीएम हाउस में जिंदा कारतूस लाने के पीछे उसका कोई मकसद नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोपी इमरान के दावों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं और इसके पीछे भी बीजेपी की साजिश होने का आरोप लगाया। ये 5वां हमला उन पर किया गया है। हर हमलावर के कहीं ना कहीं तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। 20 नवंबर को हुए मिर्ची अटैक के बाद से ही आम आदमी पार्टी सीएम केजरीवाल की सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है। इसके लिए सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया था, जिसमें केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। तेलंगाना के निजामाबाद में हुई चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ कहा, सालों तक सरकार चलाने के बावजूद देश का विकास नहीं कर पाई है कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी पर चुनाव के वक्त किए गए विकास के कामों का हिसाब देने की बजाय जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का कारोबार था। 4-4 पीढ़ी ने राज किया, 4-4 पीढ़ी ने। लेकिन विकास की चर्चा करने के बजाय इस चुनाव में चर्चा क्या कर रहे हैं? मोदी की जाति कौन सी है? कांग्रेस के परिवारवाद के बहाने प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और उन पर कांग्रेस के रास्ते पर चलने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने देश में विकास का नामो निशान नहीं, फिर भी 50-55 साल तक वो चुनाव जीतते रहे। तो यहाँ के मुख्यमंत्री और उनके परिवार को लगता है अगर कांग्रेस कुछ किए बिना जीत सकती है तो वो भी जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर तेलंगाना के विकास का भरोसा भी दिया। चीन के उत्तर पूर्व इलाके के झिंगई सिटी को रेत के एक हैरत अंगेज तूफान ने अपनी चपेट में ले लिया। इस तूफान के दौरान उठे करीब 100 मीटर ऊंचे रेत के गुब्बार ने पूरे शहर को ढक दिया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से आसमान तक रेत का बादल छा गया हो। रेत का ये तूफान बहुत तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगा। शहर की ऊंची इमारतें भी इसके सामने खिलौने जैसी दिखने लगी। इस दौरान एक गाड़ी रेत के तूफान के बीच से निकली। उस गाड़ी से सामने से आ रही गाड़ियां भी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। 10 मीटर दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया, इसलिए ज्यादातर गाड़ियां सड़कों के किनारे ही खड़ी रहीं। डर से झिंगई सिटी के बाशिंदे घरों में बंद हो गए। शहर वीरान दिखने लगा। ट्रकों को भी टोल कर्मचारी तूफान में न जाने की सलाह दे रहे थे। इस दौरान 17 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवा चली। इस वजह से गांव के इलाके में कुछ जगहों पर आग भी लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल की मदद लेनी पड़ी।
बिहार विधानसभा में सीतामढ़ी मॉब लिंचिंग के एक मुद्दे पर विपक्ष ने राज्य सरकार के खिलाफ घेराबंदी की। विपक्ष ने इस मामले में राज्य सरकार और आरएसएस की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के एमएलए सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन से बाहर आ गए। इस दौरान एमएलए के हाथ में पोस्टर भी थे, जिसके जरिए सीतामढ़ी मॉब लिंचिंग के मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, विपक्ष ने पूरे मामले में राज्य सरकार और आरएसएस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। आरएसएस के लोग, जो लोग बीजेपी के लोग हैं, दंगा भड़काने के लिए जिस प्रकार से हत्या करने का काम किया, हम लोगों के पास पूरा प्रमाण है, सबूत है कि प्रशासन वहां खड़ी है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को किस तरह से मार दिया गया। इसके अलावा विपक्ष ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। राजस्थान में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें खासतौर पर युवा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की गई। साथ ही घोषणा पत्र में पार्टी ने हर जिले में योग भवन बनाने का भी वादा किया है, जिसे हिंदू मतदाताओं को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जयपुर में सीएम वसुंधरा राजे ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ घोषणा पत्र जारी किया, जिसे पार्टी के गौरव संकल्प पत्र का नाम दिया गया। घोषणा पत्र में पार्टी का फोकस हिंदू और युवा मतदाताओं पर दिखा। प्रत्येक जिले में एक योग भवन का काम, सेना भर्ती शिविरों को की नियत तिथि 3 माह पूर्व सब युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हर उपखंड के अंदर हम प्रशिक्षण केंद्र खोलने का काम करेंगे। वसुंधरा राजे ने दावा किया कि पिछले 5 साल में सरकार ने अपने वादों को पूरा किया और खासतौर पर शिक्षा और रोजगार के मामले में राज्य आगे बढ़ा। मौजूदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़े रखने की कोशिश की है और इसलिए घोषणा पत्र में युवाओं को हर साल 30,000 सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में बीजेपी ने अगले 5 साल में 50 लाख रोजगार देने का ऐलान किया है। राजस्थान में कांटे की लड़ाई देखते हुए बीजेपी ने युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की भी घोषणा की, लेकिन चुनाव में बीजेपी की नजर अपने हिंदू वोट बैंक पर भी है, लिहाजा उसे लुभाने के लिए योग बोर्ड के साथ वैदिक स्टडीज बोर्ड बनाने का भी ऐलान किया गया। इसी तरह ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी ने भगवान परशुराम बोर्ड बनाने का वादा किया। ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा, जिनके पैर में गोली मारी गई थी। मुठभेड़ में घायल होने के बाद उन्हें पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस ने दावा किया कि उन्हें इन बदमाशों की पहले से ही सूचना थी, जिसके बाद घात लगाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 बदमाश जिनके नाम नितिन और विपिन है, जो कि बुलंदशहर और हापुड़ के रहने वाले हैं। 2 बदमाश घायल हुए हैं। इनके पास में एक लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने इन बदमाशों से एक बाइक बरामद की, जिसे दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक इलाके से लूटा था। यही नहीं, उनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। दावा किया गया कि इन बदमाशों पर 25,000 का इनाम रखा गया था। जम्मू कश्मीर के शोपिया में शहीद लांस नायक नजीर अहमद वानी के बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने घाटी में शांति और अमन चैन के लिए आतंकवाद का रास्ता छोड़कर सेना के सामने समर्पण किया था और 2004 में सेना में शामिल होकर आतंकवादियों को अपने हौसले से मात दी थी। लांस नायक नजीर अहमद वानी शोपिया में हुई आतंकी मुठभेड़ में आतंकियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए, जबकि मुठभेड़ में 6 आतंकी मारे गए थे। नजीर अहमद वानी को उनके पराक्रम के लिए 2007 में सेना मेडल सम्मान से नवाजा गया था। शहीद जवान वानी आतंकवाद प्रभावित दक्षिण कश्मीर के कुलगांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बच्चे थे। शहीद लांस नायक को 21 तोपों की सलामी दी गई। नायक नाजीर अहमद भी साउथ कश्मीर के ही एक रेजिडेंट था। उसको भी यहाँ पे इतना ही पीस चाहिए जैसे बाकी लोगों को चाहिए। और जिस तरह से इस ब्रेव सोल्जर ने अपनी जान दी है फॉर पीस इन साउथ कश्मीर, आई थिंक दैट इज़ अ लेसन फॉर एवरीबडी हियर, फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर एवरीबडी इन दिस एरिया। गुजरात के सूरत में एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने वाले 5 लोगों को बचाव दल ने अस्पताल पहुंचाया, जो बिल्डिंग में लगी भीषण आग में फंस गए थे। ये आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। आग की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम क्रेन लेकर पहुंची और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। इसके लिए टीम के लोग क्रेन पर चढ़कर बिल्डिंग के नजदीक पहुंचे, जबकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सीढ़ी भी मंगवा ली गई। बिल्डिंग में फंसे लोगों को पहले क्रेन पर चढ़ाया गया, फिर उन्हें सीढ़ी की मदद से नीचे उतारा गया। आग से बचाकर उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इनमें 10 बच्चे भी शामिल थे, जिनमें एक बेहोशी की हालत में मिला। आग बुझने के बाद रेस्क्यू टीम के लोग सीढ़ी की मदद से ऊपरी मंजिल तक पहुंचे और उन्होंने वहां फंसे लोगों की छानबीन की।
बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। गुजरात के दाहोद में आदमखोर तेंदुए के आतंक के बाद तेंदुए को जिंदा पकड़ने की कोशिश जारी है। तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे रखे गए हैं। आदमखोर तेंदुआ अब तक 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। वहीं वन विभाग ने गुजरात सरकार से आदमखोर तेंदुए को मारने की अनुमति मांगी है।